बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नादरीन, आज पाकिस्तान के मीडिया ने एक ख़बर रिपोर्ट की है। वो ख़बर ये है कि टाइम्स ऑफ इसराइल एक अखबार है, इसराइल से निकलता है, उसने ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म बानी PTI इमरान ख़ान के साथ राब्ते हुए थे। किसी ज़रिए से पैगाम पहुंचाया गया था कि आप पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात को ठीक करवाएं। उसके अलावा उस मज़मून में ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ इसराइल अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो पाकिस्तान में इमरान ख़ान की हुकूमत होनी चाहिए। और उस मज़मून में ये मुतालबा भी है कि इमरान ख़ान को सियासत के लिए आज़ादी दी जाए। इस मज़मून का मकसद क्या है? ये मज़मून इस मौके के ऊपर क्यों शाया किया गया इसराइल के एक अखबार में? क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है? क्या ये कोई इमरान ख़ान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, या ऐसा हकीकतन हुआ था? और अगर ऐसा हकीकत में ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था? क्योंकि इससे पहले भी इमरान ख़ान के ऊपर कई इल्ज़ामात इस तरह के लगाए गए। ख़ुसूसी तौर पर हम जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान इस तरह की बातें करते रहे हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और कालम निगार उस्ताद भी हैं, जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। हालात हाज़रा के ऊपर और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। आइए उनसे इस खबर के हवाले से पूछते हैं। इसके अलावा 2-3 और ख़बरें हैं, वो भी आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने जो इंट्रो में एक ख़बर आपके सामने रखी है उसकी जुज़ियात के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे। मैं कहता हूँ कि जनरली आप इस खबर को सुनकर आपके जहन में क्या ख्याल आता है? लेकिन आपने इस खबर के 3 हिस्से बताए हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसराइल बेहतर बनाना है तो इमरान खान उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। जी जी, ये बात दुरुस्त है। इमरान खान को हुकूमत में लाया जाए तो वो इसराइल के साथ ताल्लुकात दुरुस्त कर सकते हैं, ये भी दुरुस्त है। आपने जितनी बातें इस हवाले से कही हैं वो दुरुस्त हैं। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब इसराइल के हवाले से जो जितनी भी बातें हैं वो सारी दुरुस्त हैं। किस बुनियाद पर आप ये बात? मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्योंकि इसराइल, बनी इसराइल, हाँ, मॉडर्न इसराइल और जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, हाँ, जो कि बुनियादी तौर पर ज़ायनिस्ट इस्टेब्लिशमेंट है, हाँ, यानी यहूदियों का ही जो एक अल्ट्रा नज़रियाती ग्रुप है, हाँ, ज़ायनिस्ट जिसको जी कहते जी हैं, जी, ज़ायनिज़्म। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रियासत इसराइल कायम हुई है, हाँ, ये भी उसी ग्रुप की काविशों से कायम हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। थियोडोर हर्ट्ज़ल हाँ, एक जर्मन साफ़ी था, बिल्कुल ठीक। उसने रियासत इसराइल के क़याम का नुक्ता उठाया था। और ये सारा, और ये आप देखें, ज़ायन जो है ये एक पहाड़ी का नाम है, हाँ, सेहून जिसको कहते हैं, हाँ, सेहून। और ये वो पहाड़ी है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो इस पहाड़ी से उन्होंने परवाज़ की थी, बुराक पर बैठ। जी जी, बिल्कुल ठीक। और ये पहाड़ी जो है, हमें जो बैतुल मुक़द्दस नज़र आता है, गुंबद, ठीक है, बुनियादी तौर पर उसके अंदर ये पहाड़ी की नोक है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। और उसको कवर किया गया है, वहीं पे वो इमामत करवाई थी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये वो बैतुल मुक़द्दस है। यहूदियों का कहना ये है कि ये चट्टान जो है बुनियादी तौर पर हिस्सा है हैकल सुलेमानी का, यानी वो इबादत गाह जी जी, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर करनी शुरू की थी। हाँ, और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इबादत गाह को मुकम्मल किया था। ठीक है, बिल्कुल। और इसीलिए उसको हैकल सुलेमानी कहते हैं। जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो
गुंबद सखरा है, ये जो गुंबद बना जी हुआ जी, है। मैं आपकी बात में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, मुझे पता है ये आपका ठीक है। बड़ा रिसर्च है आपकी अच्छा, इस पे। अब आते हैं हम, इसराइल की रियासत कायम हुई 1917 में। जी बेल्फोर हाँ, एक यहूदी वजीर खारजा था बरतानिया का, बरतानिया का, बिल्कुल ठीक बात। उसने रोथचाइल्ड को खत लिखा कि क्योंकि रोथचाइल्ड अमेरिकी यहूदी था, खानदान था ये, हाँ हाँ, उससे कर्जा लिया हुआ था पहली जंग अजीम में बरतानिया ने। बिल्कुल तो ठीक उसके बात। जवाब में उन्होंने कहा कि हम रियासत इसराइल की क़याम के लिए आपको तावन देंगे। उस खत को कहते हैं बेल्फोर डेक्लरेशन, ऐलान बेल्फोर, जो बुनियाद बना 1948 में रियासत इसराइल की तामीर। बिल्कुल ठीक है। फिर रोथचाइल्ड्स ने 1917 में जब ये 1916-17 में जब ये बेल्फोर डेक्लरेशन हुआ, तो पूरी दुनिया से यहूदियों को कहा गया कि आप जाकर फ़लस्तीन में ज़मीनें खरीदें। उन यहूदियों की हिजरत के लिए पूरी दुनिया से, क्योंकि उससे पहले यूरोप के अंदर उनके लिए ज़मीन तंग हो चुकी थी। ये एक दूसरा इशू है। हाँ, ये एक अलग इशू है। बहरहाल हम, क्योंकि वक्त थोड़ा है ना, हाँ, इसलिए मैं वो जो रिलेटेड बात है, ठीक है। तो वो तमाम अखराजात यहूदियों को ट्रांसपोर्ट करने के मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों से फ़लस्तीन की तरफ वो रोथचाइल्ड फैमिली ने अदा किए। उसके बाद जो ज़मीनें खरीदी गई फ़लस्तीनियों से, अरब फ़लस्तीनियों से, जो यहूदी महाजरीन ने ज़मीनें खरीदी, उसकी अदायगी भी रोथचाइल्ड ने की। बिल्कुल ठीक है। फिर जब इसराइल बन गया तो उसकी तामीर के लिए भी तमाम जो माली इमदाद थी वो रोथचाइल्ड खानदान जो इसराइल को देता गया। अब यहूदी जो कुतब हैं, इल्हामी कुतब, जी जी, ओल्ड टेस्टामेंट, ज़बूर, तौरात वगैरह, उनकी पेशन गोइयों के मुताबिक जो हैकल तामीर होना है उसके अखराजात भी रोथचाइल्ड दे रहा है। अच्छा, रोथचाइल्ड खानदान दे रहा है इस वक्त पूरे आज तक। जी आज तक जी ठीक है, आज तक। और ये रोथचाइल्ड खानदान यूरोप और अमेरिका के अंदर रोथचाइल्ड खानदान की ही ग्रिप है, उनके मालियाती निज़ाम पे, यूरोप के और मगरब के और अमेरिका के, उनकी फिल्म इंडस्ट्री पे, उनकी असला साज फैक्ट्रियों पे, यानी जिसको हम जूइश लॉबी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, उसका जो नुमाइंदा है, बिजनेस के ऊपर वो काबिज है। बिल्कुल। और जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उसको होल्ड है उनका जी, उसके उस ऊपर पर भी रोथचाइल्ड का होल्ड है। ऐसे ही है। और मैं आपके नाजरीन को बताता चलूं कि ये जो गोल्डस्मिथ है, जो जिसकी बेटी के साथ हमारे इमरान खान साहब की शादी हुई है, ये रोथचाइल्ड खानदान से है। ठीक है, ये अब आपको समझ आ गई जी बिल्कुल, कि इसराइल के साथ क्या ताल्लुक है इमरान खान का, और ये मजमून क्यों लिखा गया है और ये क्यों सच है। अच्छा कि क्यों, अच्छा, उसमें ये हवाला भी थोड़ा सा मैं आपको, तो उसमें ये हवाला भी है कि जी कि थोड़ा सा कि गोल्डस्मिथ खानदान के जरिए से वहाँ पे उनसे राब्ते भी हुए इस बारे जी बिल्कुल, उसकी तो क्लियर हो गया ना कि रोथचाइल्ड खानदान जो है वो इसराइल, रियासत इसराइल और थर्ड टेम्पल की तामीर और रियासत इसराइल को कायम करने में मरकजी किरदार है, जो ये इनके ससुराल है इमरान खान के। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन अब तो वो एक्स ससुराल है, नहीं, वो तो ससुराल तो खत्म है हो चुका है। उनके दोनों बेटे जो हैं वो रोथचाइल्ड के नवासे हैं। तो इसलिए ये छोड़ दें, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये एक हकीकत है कि वो जो इनकी साबका अहलिया हैं वो रोथचाइल्ड खानदान से हैं, गोल्डस्मिथ उनका हिस्सा है, और अब इसराइल इनको, इमरान खान को छुड़वाना चाहेगा। अच्छा, लेकिन देखिए बात यह है कि पाशा साहब के जो वो उस मजमून में भी कहा गया, आप भी जो बात कर रहे हैं, चूँकि इमरान खान का अब उनके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है इस वक्त ना, उनके ठीक है औलाद वहाँ पे है, बच्चे उनके हैं वहाँ पे, लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान ही क्यों, उसी को क्यों कहा जा रहा है कि जी कि वो एक शख्स ऐसा है जो ये पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। ये आपने ज़रा इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे
कि जो इसराइली अखबार में जो मजमून छपा है उसमें कहा गया है कि इमरान खान एक ऐसी शख्सियत हैं जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को, इसराइल के और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। इमरान खान ही क्यों? मैंने सवाल पाशा साहब के सामने ये रखा था, तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी पाशा साहब। अमजद इकबाल साहब, आप अगर देखें कि जिस वक़्त सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ और जो कोल्ड वार थी ख़त्म हो गई, जी बिल्कुल, उसके बाद अमेरिका जो है वो वैसे आजकल फिर कोल्ड वार में हम उस फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। तो उस वक़्त जो मामलात आए और जो ग्लोबल गवर्नमेंट थी उसका, और अमेरिका ने ये तय करना शुरू कर दिया कि मशरक़ वस्ता की रीडिज़ाइनिंग होगी, दोबारा तकसीम होगी, ब्ला 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 ब्ला। और उसके बाद जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का नज़रिया स्मिंटन ने दिया कि अब जो जंग है वो तहजीबों की जंग होगी, और उन्होंने ये तय किया कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जी जी, उसको अगर चैलेंज कोई तहजीब कर सकती है तो वो मुसलमान है, इस्लामिक तहजीब है। हाँ ठीक है। तो उन्होंने सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद जो अपना नया दुश्मन तलाश किया वो मुस्लिम वर्ल्ड को किया। बिल्कुल ठीक है। और उसको तबाह करने पर वो लग गए। और हमने देखा फिर कि वो जो गल्फ की पहली वार हुई उसके अंदर जो तबाही मची, और उसके बाद और आज तक जारी है, और आज तक, और उसका दूसरा फेज फिर वो आया लिबिया का, इराक का, 9/11 जो भी सारा सिलसिला बना। उसके अंदर उन्होंने जो मुसलमानों के मिलिट्री आर्म थे, ये मैं आपके सवाल का जवाब की तमीद मान रहा हूँ, जो मिलिट्री आर्म थे मशरक़ वस्ता के अंदर जो एक फौजी ताकत थी वो इजिप्ट थे, हाँ ठीक है, लड़ने वाले, जी बिल्कुल, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, खत्म किया। उसके बाद इराक था लड़ने वाला, उसको खत्म किया। उसके बाद शाम था लड़ने वाला, उसको खत्म किया, और उसको अभी तक वो खत्म कर रहे हैं। हमें मशरक़ वस्ता में क्या अब पूरी मुसलमान वर्ल्ड के अंदर कोई मुल्क अस्करी तौर पर, फौजी तौर पर हमें नजर नहीं आता कि जो खड़ा होकर बात कर सके, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान पूरे 1 अरब 44 करोड़ मुसलमानों के 113 मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका मिलिट्री मसल है, जिसकी अस्करी ताकत है, जिसकी मुसल्ला फौज, सिवाय इनमें एक नक्श के कि ये सियासत में जो हिस्सा लेते हैं हमारे फौजी। लेकिन वो भी तो आप देखिए ना, आप उसको नक्श कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह के हम हालात में हैं और जिस तरह की यहाँ पे साजिशें होती हैं उस तरह उसको अकेले सियासतदान रोक नहीं सकते। तो मैं उधर ही आता हूँ। तो हमारी मुसल्ला फौज वाहिद मुसल्ला फौज हैं जिसके अंदर एक ताकत है, सलाहियत है, और उससे बढ़कर उसके पास न्यूक्लियर डेटरेंट है। बिल्कुल ठीक है। और ये आज से 25-30 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया था, यहूदियों ने, सहूनियों ने ये तय कर लिया था कि हम मुसलमानों की ये जो आखिरी मिलिट्री मसल है इसको हम तबाह करेंगे। और आपको याद होगा कि आज से 15 या 16 साल पहले पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर लॉन्च कर दी गई है, और उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया जाए या उसको कमजोर कर दिया जाए। बिल्कुल। और ये कमजोर कर दी गई है, और उसमें इंस्ट्रूमेंटल कौन है, किस जमात ने, किस शख्सियत ने ये किरदार बतरजा उत्तम अदा किया, वो इमरान खान साहब और उनकी पीटीआई थी, जिन्होंने फौज को अदब बनाकर बल्कि अब तो इस वक्त तो यही कहा जा सकता है ना कि इस वक्त जो कहा जाता है डिजिटल दहशतगर्दी, जो बेसिकली यही बात है ना। ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है जी जी बिल्कुल। इसराइल क्यों इमरान खान को चाहता है कि वो हुकूमत में आए, क्योंकि एक पूरी नस्ल डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए तबाह बर्बाद कर दी गई है, और उसमें मेन इंस्ट्रूमेंटल कौन हुआ, पीटीआई, इमरान खान साहब के बैनुल-अक़वामी राब्ते, अमेरिका के राब्ते, और वो इंटरनेशनल फर्में जो इनके सोशल मीडिया को फीड करती रहीं। और अब तो ये तय भी हो गया है कि इमरान खान साहब का जो अकाउंट था जेल में जो वो इस्तेमाल करते रहे हैं वो भी अमेरिका से
ऑपरेट होता रहा। तो अमेरिका में कौन करता रहा है? वो मक्के मदीने से आके तो लोग ऑपरेट नहीं करते रहे, वो यहूदी ऑपरेट करते रहे हैं, यहूदी फर्में ऑपरेट करती रही हैं, और उनका एक ही टारगेट था, एक ही टारगेट है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को, पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ा दिया जाए और उसको कमज़ोर कर दिया जाए। इसके ऊपर तो आप ये देखिए ना कि जब ये वाक़या होता है पिछला 9 मई का, हम अक्सर उसका जिक्र भी करते हैं, उसके बाद जितना खुशी का इज़हार दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए, और जिस तरह का प्रोपेगेंडा इंडिया के अखबारात में हुआ उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। तो इसराइल का ये मजमून उसी तनाजुर में देखें कि इमरान खान साहब क्योंकि उस इसराइली एजेंडे के ऐन मुताबिक चलते रहे हैं और उन्होंने बड़ी कामयाबी से नौजवानों के अंदर नफरत के बीज बोए। सोशल मीडिया तो क्या 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 कर क्या सकता है? आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इसराइल या जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उसके पीछे जो एक इक्तसादी जो ताकत है उसकी, और उसके पीछे जो मईशत के ऊपर काबज़ हैं, इंटरनेशनल मैं इकानमी की बात कर रहा हूँ, जो सारे चूँकि जूस लॉबी आप जिसका आप जिक्र करते हैं वो बड़ी ताकतवर है, तो वो सारा इन्फ्लुएंस कर सकती है इस मामले को जिसकी तरफ इसका इशारा किया गया इस मजमून में? देखें, आप ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब के 44 महीने के दौर के अंदर हाँ, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया था ना जी, और बिल्कुल अगर वो खतरा था, बिल्कुल और बहुत अगर बड़ा वो खतरा कंटिन्यू था। करती गवर्नमेंट हाँ। तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। ठीक और है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का क्या मतलब है कि हमारे असासाजात क्या फिर है, वो अपनी शराइत के ऊपर हमें देते ना, जो भी देना ठीक करना है? था। और ठीक उसमें है। पहले नंबर पर हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता। ये तो अल्लाह भला करे कि वो फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई या कर दी गई और उसके बाद दूसरी हुकूमत आई। आज देखिए पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो IMF के एक इशारे पर खड़ी है। वो इशारा क्या है कि अगर आज IMF फिर कह दे हमें कि हम आपको कर्जा नहीं देते तो कहाँ हम खड़े होंगे? हमारे पास तो 15 दिन का भी वो नहीं है इंपोर्ट को ज़र मुबादला करने के लिए। तो यहूदी लॉबी इतनी तेज तो है ना, उनकी इतनी गिरफ्त है मुआशी मामलात पर कि वो किसी भी चीज़ को क्रिपल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक हम तबाही का शिकार नहीं हुए तो उसमें अमजद इकबाल साहब माफ़ कीजिएगा को हमारी काबिलियत नहीं है। मैं फिर सवाल अपना दोहराता हूँ कि इस मजमून का मुझे मकसद समझ नहीं आया, क्या मकसद है इस बात का? ये जो सारी बातें आपने बताई हैं ये तो ठीक है, ये बातें हैं और मौजूद भी हैं, ये ऐसी आती भी रही हैं, लेकिन ऐसे मौके पर, इस मौके पर आज ये मजमून क्यों शाया किया गया? इसकी 2 वजूहात मुझे नज़र आती हैं। एक, इस शोबे के तालिब इल्म के तौर पर मुझे 2 बातें नज़र आती हैं। एक वजह तो मुझे ये नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब को फिक्स करने का फ़ैसला कहीं हो चुका है। अच्छा, ठीक है। यानी जो मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि डिसीजन हैज़ बीन टेकन कि इमरान खान साहब को फिक्स कर दिया जाए कानूनी रास्ते से ना, इस कानूनी तौर पर जो उनके ऊपर इल्जामात हैं उसके जो मामलात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी जाए, जैसा कि वो खुद भी कहते हैं कि करो ना जी, मुकदमा चलाओ ना जी, फैसला करो। तो डिसीजन हैज़ बीन टेकन कि इमरान खान साहब को फिक्स कर दिया जाएगा। और अब नज़र आना शुरू हो गया है कि जनाब अब कुछ ना कुछ फाइनल होने वाला है। अच्छा, ठीक है। दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है, अच्छा नहीं, उसके फाइनल होने वाले से इस मजमून का क्या ताल्लुक है? मैं बताने लगा हूँ। तो ये बताया जा रहा है कि जनाब ये जो आप करने जा रहे हैं ये ना करें। ठीक है। इसका दूसरा जो वजह मुझे नज़र आ रही है, पाकिस्तान को स्ट्रेंगुलेट किया जा रहा है। पाकिस्तान को माशी तौर पर स्ट्रेंगुलेट किया जा रहा है, पेच टाइट किए जा रहे हैं, बिल्कुल हमारा तंग किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट $7 अरब पे हो चुका है। पाकिस्तान ने उनकी तमाम शराइत को पूरा कर दिया है, स्वाय के अभी तक जो जिसके ऊपर बातचीत चल रही है। ठीक है। और हमने अपना वो डाल दिया, उसमें सारी बातें अपने बजट में भी डाल दी हैं। उसके बावजूद 2 मीटिंगें हो चुकी हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की IMF के, उसमें पाकिस्तान नहीं रखा जा रहा। ये एक दिन अमजद इकबाल साहब पाकिस्तान की मैशत पर बारी है, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक लम्हा पाकिस्तान के अवाम पर बिजलियां गिरा रहा है। ठीक है।
किस वजह से कि जो IMF की शराइत हमारी हुकूमत पूरी कर चुकी है और जो करने जा रही है और जो कर रही है, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम का एक एक लम्हा जो है वो तकलीफ के अंदर गुजर रहा है। ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें देखिए ये दो बातें, जी जी ठीक, इन दो बातों से मुझे लग रहा है कि इस मजमून का बहुत ताल्लुक है। अच्छा, वो ताल्लुक क्या है जी, ये इसके ऊपर हम बात करते जी। हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक तो ये इसका ताल्लुक है, जी। दूसरा हम इसमें सवाल शामिल करेंगे कि पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान को एक मैसेज है, पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश है, तो पाकिस्तान इसका मुकाबला कैसे करेगा, इसको फेस कैसे करेगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी पाशा साहब, आपके लिए एक सवाल छोड़ा था। गुजारिश ये है अमजद इकबाल साहब कि पाकिस्तान बादी नज़र में तो पाकिस्तान किसी किस्म का प्रेशर लेने की पोजीशन में नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इधर इधर तक आ चुके हैं, ठीक है, और अब चीज़ें चलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और फिर अगली बात यह है कि हमें ये मिल भी जाती है, अगर 7 अरब डॉलर की जो बेल आउट पैकेज है मिल भी जाता है, हमें वो रगड़ा लगा के नाकों के लकीरें निकलवा के मुर्गा बना के हमें ये दे भी देते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें इस पैराडाइम से निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और ये नॉर्मल तरीके से हम नहीं निकल सकते। फिर कैसे निकलेंगे? हाँ, उसके लिए हमें इनकलाबी किस्म की, देखिए तकलीफ में तो अवाम अब भी हैं, तकलीफ में फिर भी हमें जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि जो ऑयल इंडस्ट्री थी ईरान की, उस पर बरतानिया का और अमेरिका का कब्जा था। तो आपको पता है कि मुसद्दक ने क्या किया था? फरमाइए। ईरान के कौमी मफादात को देखते हुए उसने जो ऑयल इंडस्ट्री थी ईरान नेशनलाइज उसको नेशनलाइज कर दिया। हाँ, ठीक है, ठीक है। और उसने टक्कर ली थी सुपर ताकतों से। जी बिल्कुल ठीक है। और उसके ऊपर बड़ा पाबंदियां ये वो सारा कुछ हुआ था। वो कंपनियों को एक लम्हे में फर्क कर दिया था। अमजद इकबाल साहब, हमें ये तमाम जो बैन अल-अक़वामी एग्रीमेंट्स हैं और ये जो हमारे इर्द गिर्द IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये इन कर्जदार पाबंदियों का सामना करना पड़ता है ना बहुत सारी। हाँ जी, वो तो करना पड़ेगा। अब भी तो कर ही रहे हैं ना। अब कौन सी आवाम की जो जिंदगी अभी देखिए ना, अगर फर्क करें, जो एक शर्त, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि एक शर्त है ना इस वक्त कि जी आप 3 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग दे दें, उसमें इस वक्त चाइना के साथ बातचीत है, सऊदी अरब के साथ है, UAE के साथ है, कतर के साथ है, इवन के हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएंगे। और वो इनका जो इस वक्त पाकिस्तान के जो ऊपर जो कर्ज है जो ड्यू हुआ है, जिसकी वजह से ये पेंडिंग हो रहा है, वो रोल ओवर के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। ये सोल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूँ ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पर अगर जिस दिन आप ये करते हैं, आपका अगली मीटिंग में शायद मंजूर हो जाएगा। उसके बाद 1.5-2 साल के बाद हम फिर वहीं पर खड़े होंगे। इसलिए ये अब चलता हुआ हमें नजर अब मिल भी जाए तो हम चलने के लायक नहीं रहेंगे। हमें इस कॉब वेब से नहीं, अगर हम देखें ना, बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त काम हो रहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, पाकिस्तान में जिस तरह से हमें यही जो जिन मुल्कों से हम कोशिश कर रहे हैं रोल ओवर की, ये पाकिस्तान में तकरीबन 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबे लेकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ निगोशिएट भी हो रहे हैं, हुए भी हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें फाइनल भी हैं। सिर्फ ये है ना कि आप इस एग्रीमेंट को जो IMF के साथ है, इसको फुलफिल कर लें और आगे पाकिस्तान के लिए अच्छे हालात आ सकते हैं। ये बातें हमने उस वक्त भी सुनी थी कि सऊदी अरब जो है वो ग्वादर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगा रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमने इस तरह की खबरें पहले भी सुनी नहीं, तो उसने अब उससे इनकार तो नहीं किया, अभी भी तो लगाया भी तो नहीं लगाया, शुरू नहीं, वो तो आना था ना, आपको पता है। और हमने ये भी सुना, हम 10-15 साल से ये सुन रहे हैं कि ये जो ग्वादर है, CPEC जो है, ये गेम चेंजर है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। हमने उसका फेज 1 अभी तक सिर्फ सड़क बनाई है एक, बाकी ये ग्वादर के अंदर तो अभी तक एयरपोर्ट नहीं मुकम्मल हो सका ना प्रॉपर, जिसको आप इंटरनेशनल लेवल का कह रहे हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। ये बात ठीक है, लेकिन उसमें ये बैगिंग नहीं है कुछ भी, वो सारी इन्वेस्टमेंट है। पाशा साहब, इसको आप देखिए कि जी जितनी भी इस वक्त ग्वादर में हो रही है, उसमें कोई ना कोई लोन है,
ना कोई आपकी कोई नहीं, नहीं, बैकिंग लेकिन है, ये ना जो कोई सड़कें दाद है। और ये जितनी भी रोड्स बनी हैं, जितनी सड़कें बनी हैं, ये सब की सब आपके ये इन्वेस्टमेंट है उनकी। इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमने जितनी डेवलपमेंट की है, ये रेल्स बनाई हैं, ओवरहेड अंडरहेड पासेस बनाए हैं, ये सिस्टम जो डेवलप किए हैं, ये चाइना का कर्ज है। नहीं, उसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, कुछ तो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सीपैक के तहत आ रहे हैं, उसमें भी कुछ उसकी शक्ल इस तरह से है कि वो प्रॉपर एक आप जिसको कर्ज कह सकते हैं, हमने उनसे कर्ज लेके नहीं बनाए। एक चीज़ है ना कि वो आप हमें कर्ज दे, जैसे हम IMF से पैसे ले रहे हैं कि भाई आप हमें पैसे दें, हम ये करना चाहते हैं, वो हमें पैसे देगा, अपना इंटरेस्ट लेगा और करेगा। लेकिन चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और वो उनका आप प्रॉफिट कह सकते हैं, वो उनका लेगा। और ये BOP ज़्यादा बिल्ट ऑपरेट BOT है, BOT के बेसिस के ऊपर है, ट्रांसफ़र की बेसिस पे है। और लेकिन हमारे अंदर एक है, आप कह सकते हैं कि एक नेचर है कि हम चाहते हैं फटाफट सारा काम हो जाए। फटाफट तो कुछ नहीं होता, एक जो ड्यू टाइम है वो तो होता ही होता है ना। अब अगर फेज़ 2 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त अगर हम सीपैक का फेज़ 2 जिसकी किनारे पे है, किसी भी टाइम वो शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है। तकरीबन उसकी जो अभी तक जो हमारे सामने मंसूबे आए हैं, उसकी तकरीबन 60-70 अरब डॉलर के मंसूबे हैं जो सिर्फ फेज़ 2 में पाकिस्तान में आने हैं, सिर्फ चाइना के। अब हम उनके लिए माहौल तो साजगार बनाए ना। उसमें माहौल क्या साजगार बनना है? एक तो यहाँ पे अमन की सूरत हाल को ठीक करें, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है, जो उनका डिमांड भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। और वो जो बात आप कर रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं ना, ये 2 चीज़ें मैं कहता हूँ कि ये बेसिक हैं। एक अमन, दूसरा सियासी इस्तेहकाम। जब सियासी इस्तेहकाम की बात आती है, जो अमन की बात आती है, उसके ऊपर आपके ऊपर यलगार है। जो बात आप अभी तक कर रहे थे, मुझे तो नज़र आता है कि वो यलगार का बुनियादी तौर पर मकसद ही है कि पाकिस्तान में अमन की जो इम्प्रेशन, जो फ़ज़ा ख़राब ही रखी जाए ताकि यहाँ पे सरमायाकारी ना आ सके। दूसरा, सियासी इस्तेहकाम जिसकी हम बात करते हैं, सियासी इंतशार कौन पैदा कर रहा है? सियासी इंतशार का भी बुनियादी मकसद यही है कि यहाँ पे ना आ सके सरमायाकारी। और ये इंतशार की बुनियाद PTI और इमरान खान है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और उनको फिक्स करने का फैसला हो गया है, ठीक है। और कैसे जो फिक्स करेंगे आप? कैसे फिक्स कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि आप उनको सियासत से आउट कर सकते हैं ना, ठीक है, फिक्स हो गया ना। हाँ, कि मतलब अच्छा चले आप पाशा साहब जो बात आप कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको सिर्फ इसलिए आपकी बात को टोकते हुए ये बात सारी की है कि पाकिस्तान में सब कुछ इतना बुरा नहीं है। ये तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस वक्त हमारी फोर्सेस जिस तरह की जंग लड़ रही हैं वो हमारे सामने है। और मैं आपको ये यकीन दिलाऊं, मुझे यकीन है पूरा कि ये ग्रेजुअली कम होती जाएगी और हम अपने बॉर्डर्स को महफूज करके हम अपने अंदर जो उठने वाली दहशतगर्दी की जो हमें नज़र आते हैं ना कहीं ये स्पॉट्स, इनको हम इंशाल्लाह ताला काबू पा लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। और सियासी इस्तेहकाम भी पाकिस्तान में ज़रूर आएगा। बाकी रह गई सियासत की बातें, बाकी अवाम के जो मुफाद की बातें, वो तो हैं, उनके ऊपर तो काम होना है। और ये जिस दिन ये होगा तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, तो सब कुछ बुरा नहीं है पाकिस्तान में। हम क्यों इतना बुरा नहीं है, लेकिन आने वाला हर दिन जो है वो पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। और दुश्मन कैसे कमजोर कर रहा है? मैं कहता हूँ इस वक्त हम दुश्मन के जो मंसूबे हैं, अगर देखिए, मैं सॉरी टू से आप ने इस पे तबसरा तो यकीनन आप ही करेंगे, लेकिन मैं अपनी राय दे सकता हूँ ना। मुझे तो देखिए इस वक्त लगता है, या मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का दफा बड़ा मजबूत है। अगर कहीं पे थोड़ी सी भी खदशा भी होता, कमज़ोरी का खदशा होता कि हमारी ये वीकनेस है, तो अब तक दुश्मन हमारे ऊपर यलगार कर चुका हो। यलगार की हुई है, लेकिन अभी चोर रास्तों से की है, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के ज़रिए की हुई है, मुख्तलिफ हथकंडों से की हुई है, प्रोपेगेंडे से की हुई है, लेकिन डायरेक्टली किसी दुश्मन को जरूरत नहीं है पाकिस्तान। मुझे ये बताइए अमजद इकबाल साहब, क्या ये सोचा जा सकता था कि इसराइल हमारे मामलात में मुदाखलत करेगा? अभी भी डायरेक्ट मुदाखलत तो नहीं है, ये तो वहाँ पे एक मजमून छपा ना, मैंने इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं। होते हैं, हाँ, यानी जो
टाइम्स ऑफ इसराइल हाँ। जो यरूशलेम से छपता है, उसमें ये जो मजमून छपा है, ये मुदाखलत नहीं है हमारे मामले है। में कि और हम इमरान उसको खान को हुक्मरान बना दो। यानी उन्होंने अपने दामाद को बारे में कहा कि हुक्मरान बनाओ तो हम ये ठीक कर देंगे तुम्हारे साथ ताल्लुकात। उसको ये हमारी कमजोरी है। पूरा उसको रिएक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन है ना। वहाँ पे एक मीडिया पे बात आई, हम भी मीडिया पे बात कर रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा, और हम इसको रोकेंगे इस मामले को। जहाँ तक मतलब उनकी मुदाखलत की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अंदर की सियासत है वो एक अलग इशू है, उसको हम अपने तौर पर डील करेंगे ना, चाहे वो इमरान खान हो या बाकी जमातें हों। उनको हमने इंटरनल मामलात हैं हमारे, उनको हम अंदरूनी तौर पर ही टैकल करना चाहिए, उसका क्या हल निकलना है क्या नहीं निकलना। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान ना इतना कमज़ोर है, ना तो दिफाई लिहाज से ना ही मुआशी लिहाज से। पाकिस्तान में मुआशी हवाले से भी जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। और एक और बहुत बड़ी खबर है, वो आपको भी और सुनने वालों को यकीनन खुश करेगी, उनके इल्म में होगी कि पाकिस्तान में जो इतलात हैं कि तेल और गैस के दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर की दरियाफ्त की इतलात हैं समुंदर के अंदर। जो सर्वे पिछले 3 साल से जियोलॉजिकल सर्वे हो रहे थे, उनकी को पॉजिटिवली रिपोर्ट्स इस तरह की आई हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को क्या देगा और पाकिस्तान किस तरफ जाएगा अगर ये कंफर्म हो जाती हैं सारी चीज़ें। क्योंकि अभी इसकी थोड़ा सा आपको पता है उनके अपने मामलात होते हैं, वेरिफिकेशन और दीगर चीज़ें जब तक कंफर्म नहीं होता, जब तक वहाँ से निकलना नहीं कुछ शुरू हो जाता, उस वक्त तक ये इतलात ही होती हैं। लेकिन ये इतला है और ये सर्वे के नतीजे में इतला आई है, इसके ऊपर आप ज़रूर तबसरा तजज़िया कीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाशा साहब, आपने बड़ी हौसला अफजा बात की है और ये मतलब सिर्फ कहने सुनने वाली बात नहीं है। जी जी, मैं आपको 3 साल सर्वे हुआ वहाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी ले जाता हूँ। 60 की दहाई में रूस से एक टीम आई थी और उसने सब कॉन्टिनेंट का सर्वे किया था जियोलॉजिकल सर्वे। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पंजाब है, ईस्ट और वेस्ट, यानी इंडिया वाला भी और हमारे वाला भी, ठीक है, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर ग्रेन्स के हवाले से इतना पोटेंशियल है कि ये पूरे खित्ते को, ठीक है, ब्रेड बास्केट उन्होंने इसका नाम दिया, बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के पास जो पंजाब है, उसकी जो ज़मीन की याफ्त है, यानी पर एकड़ यील्ड है, वो 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उन्होंने उसमें वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये किया ज़राए अद्वियात और दे, लेकिन उसका बहुत कुछ किया है वहाँ पर ना, लेकिन उसका उनको अब 20-25 साल बाद उनको उसके नेगेटिव असरात आना शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे उनकी ज़मीनें बंजर होना शुरू हो चुकी हैं। और जब आप एकदम से निकालते हैं ना, एक ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे आप कह सकते हैं भैंस को इंजेक्शन लगा के उसका दूध निकालेंगे ना, तो बीमार हो जाएगी, वहाँ पे ये सूरत हो चुकी है। ओके। वैसे ये है कि तब्दीलियाँ आती रहती हैं, सॉइल के अंदर भी, वाटर बेड के अंदर भी, तो वो तब्दीलियों से गुजर रहा है, जाहिर है। ठीक है, बहरहाल ये एक ठीक है, हम ये नहीं कर सके। उसके बाद 70 की दहाई में सर्वे हुआ तो पता ये चला कि बलूचिस्तान में जो पहाड़ी सिलसिला है, उसमें गैस और तेल के ज़खायर, वसी ज़खायर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और उसका रिसाव जो है वो ईरान की तरफ है, यानी ये पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, तो इधर वो ज़खायर हैं, तो ईरान जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो हमारी तरफ है, तो हम अगर ये उसको एक्सट्रैक्शन शुरू कर दें तो ईरान का वो बंद हो जाएगा। तो जब ये पता चला कि यार ये तो ज़ख़ीरा हमारा है गैस और तेल का, ईरान ने पाकिस्तान को इस चीज़ से रोकने के लिए, ये भी खबरें ही है ना, नहीं खबरें नहीं है, ये मैं 70 की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो ईरान ने पाकिस्तान को ढेर सारे पैसे दिए इमदाद की शक्ल में, इमदाद की शक्ल में,
डेवलपमेंट की शक्ल में। सही है। और ईरान की बसें यहाँ पर आ गई, लग्जरी बसें हमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखी उस दौर में कि लोगों ने कि वो बसें ऐसी भी होती हैं। तो हमने वो एक्सट्रैक्शन नहीं की, ठीक है। नहीं, उस बुनियाद पर तो नहीं हुई थी पाशा साहब। चलिए आगे उसमें बढ़ते ये हैं, है कि हाँ, हम आगे उसकी डिटेल में नहीं हाँ, जाते। वो डिटेल, यानी हाँ, ज़खायर हमारे हाँ, मौजूद थे, मौजूद है, ठीक हमने है। एक्सट्रैक्ट नहीं किए, नहीं किए, किसी या वजह हमारे से। पास वसाइल नहीं थे, या ठीक जो है। भी सिलसिला था। हाँ। अब हमने देखा कि सैंडैक के अंदर जो ज़खायर थे बहुत बड़े, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, बिल्कुल ऐसा ही है, हम उनको हैंडल नहीं कर सके, ठीक है, हम पे अभी जो- तक नहीं कर सकते, अभी तक नहीं कर पाए। हाँ। ये क्या है? हम कुदरत वसाइल, कुदरत के जो दिए हुए रिसोर्सेज हैं, हाँ, उसमें पाकिस्तान ला रैब बहुत ब्रेस्ड है, हाँ, ऐसा ही है, खुशकिस्मत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन दो बातों का आपने जिक्र किया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी हमारे यहाँ पॉलिटिकल हाँ, सिस्टम की नहीं है और ना, अमन की सूरत हाल, और अमन अमान की सूरत हाल। हाँ। देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 79 में रूसी फौजें दाखिल हुई अफगानिस्तान में, हम शाना बिछाना खड़े हो गए। बिल्कुल ठीक, हमने अफगानों की तहरीक आज़ादी जो थी उसको सपोर्ट किया ना, सपोर्ट किया, हाँ, हर और तरह से सपोर्ट हर किया, तरह से सपोर्ट किया, और वो 89 में वो आज़ाद हो गए, रूसी फौजें वापस चली गई, और उसके नतीजे के अंदर 91 में सोवियत यूनियन टूट गया। बिल्कुल ठीक, ये शायद, ठीक है, हमने बहुत ठीक, बड़ा हाँ, काम किया कि अपने एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क की तहरीक आज़ादी को कामयाब कराने में अपना कंधा दिया। फिर अमेरिकन आ गए दहशतगर्दी की वैसे जंग वो में। कंधा भी हमने किसी और वजह से दिया और था। ये हम आगे बढ़ते 2001 में अच्छा, दहशतगर्दी की जंग शुरू हो जी, गई, तालिबान उठे, आज़ादी की जंग थी ना, हाँ, हाँ, हम ठीक। उनके साथ मिल गए, उनकी आज़ादी की उनकी जंग। आज़ादी की जंग, हाँ, हम उनके साथ मिल गए कि चलो भी हम ठीक है। और हमें ये उम्मीद थी कि जिस वक्त, क्योंकि तालिबान तो हमारे दोस्त थे ना, हाँ, तो हमने जश्न मनाया जब अप्रैल, वो तालिबान हमारे दोस्त थे असल तालिबान उस वक्त वाले। जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में मैं होने मैं की मैं हुकूमत आने है। लगा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, तो हमने जश्न मनाया कि अब हमारी ये सरहदें जो हैं महफूज हो जाएंगी जब तालिबान काबुल पर हुक्मरान होंगे। तो हमने जश्न मनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये, और हमारे बहुत से हुक्मरान और कुछ हमारे फौजी हुक्मरान भी इसको स्ट्रेटजिक डेप्थ कहते थे, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम तालिबान के आने के बाद भी इस तरफ से अभी तक हमें ठंडी हवाएं नहीं मिली। बल्कि रोज़ गर्म हवाई आती है। इसकी क्या वजह है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। 40 साल हमने 79 से लेकर 80 से लेकर यानी 2021 तक हमने 40 साल एक मुल्क को, एक ब्रादर मुल्क को, अपने हमसाए मुल्क को अपना कंधा पेश किया, उनके साथ हम शाना बिशाना रहे, अरबों डॉलर का नुकसान किया, लाखों इंसानों की जान की हमने कुर्बानी दी, और वो आज भी वहाँ से अगर हमें ठंडी हवा नहीं आती, आज भी अगर अफ़गानिस्तान से हमारे दुश्मन ख्वारिज हम पे हमलावर होते हैं और फिर वहाँ जाकर वो पनाह हासिल करते हैं। पाशा साहब, आज तक हम अफ़गानिस्तान किसी भी अफ़गानी, मैं ये अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, आप तो तालिबान की बात करते हैं, हमने देखा है क्रिकेट मैचों के अंदर, हमने देखा है जिस तरह का वो रवैया उनका होता है पाकिस्तान से, वो बड़ा अफसोसनाक है। आप तो कहते हैं ना हमने कंधा दिया, कंधा नहीं दिया, हमने जाने कुर्बान की। हमने अपने मुल्क के अंदर हमने हेरोइन कल्चर, अपने मुल्क के अंदर क्लाशनकोव कल्चर, स्मगलिंग का कल्चर, हर तरह ये की उसी का नतीजा है ना, उसी सारे। आप ये कह सकते हैं, आप ठीक है उसको डिफेंड करें, आप उसका दिफा कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हमारा शायद फैसला वो गलत था उस वक्त, या कोई मजबूरी होगी। दो ही चीज़ें हो सकती है ना, जिस तरह 9/11 के बाद हमारी शायद कोई मजबूरी होगी कि हम खड़े हो गए अमेरिका के साथ, कि जी हम खड़े 360 डिग्री पे हम मुड़ गए। तो लेकिन उसके दोनों के नतीजे में, दोनों वाक़यात के नतीजे में हमें तो नफरत ही मिली है, ठीक, हमें तो कोई मोहब्बत नहीं मिल सकी वहाँ से। और आज भी आप देखें तो वहीं से आ रहे हैं ना। आप तालिबान की बात कर रहे हैं कि जो उस वक्त हमारे दोस्त थे, ये वही तालिबान की हुकूमत है जो उस वक्त हमारे दोस्त थे, जिनको आप गुड तालिबान कहते हैं। हमने जश्न मनाया। आप वो देखिए ना, वहाँ पे जो इस वक्त जितनी भी यह दहशतगर्दी हो रही है, वो कहाँ से आ रहे हैं? अभी आपने खुद कहा, तो क्या वो हुकूमत में बैठ के उनको रोक नहीं सकते?
मेरे ख्याल में ये एक बहुत नहीं ठीक है, चलें स्ट्रेटेजिक एक इशू है इस नहीं, लेकिन एक सामने का इशू तो है ना। अगर वो कहीं कोई एक कोशिश भी नजर आती हो, मेरा ये हम ख्याल कहें है कि मेरा ये ख्याल है अमजद इकबाल साहब कि हमने हमारी जो सफारती खारजा पॉलिसी थी शायद उसको हम बेहतर तौर पर ऑपरेट नहीं कर सके। ये हमारी खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी है कि जिनको हमारा दोस्त होना चाहिए था वो हमारे दुश्मन हैं। तो हम वापस आते हैं वो आपने जो ज़ख़ीरा कहा कि दरियाफ्त हुआ है अमजद इकबाल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल सरजमीन है और वो ऐसे ज़खायर हैं अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं जो थोड़े से हमें नजर आए हैं। यानी सिर्फ सैंडएग को आप देख लें, हाँ, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ऐसा ही है। आप खुशाब में देख लें, आप थर में देख लें, मतलब कि हर जगह पे आपको नजर आएगा। लेकिन ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि अमनो अमान नहीं है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी सिस्टम की कंटिन्यूटी नहीं है, उसकी कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से कोशिश तो हो रही है, जिसकी वजह से हम उनसे फायदा नहीं उठा रहे। और फिर हमने एक आपके जो दोस्त हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उनके दौर में हमने कराची का सुना कि कराची के समंदर में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला गैस लीक हो गई है, गैस लीक हो गई है। तो ये जो खबर आप सुना रहे हैं, हाँ, कहीं ये भी तो ऐसा नहीं है। मैंने तो शुरू में ये बात की। देखिए ये इतलात हैं सर्वे के नतीजे में जो अब तक शाहिद आए हैं वो ये कह रहे हैं, अभी तक वजारत पेट्रोलियम और हुकूमत की तरफ से कोई उनकी अभी तस्दीक नहीं की गई। उनकी तरफ से यही बात आई है कि जब तक इसको मैच्योर नहीं कर लिया जाएगा हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक होप है, एक उम्मीद है। होप के और जहाँ तक होप का ताल्लुक है ना, पाकिस्तान जिस खित्ते में मौजूद है और पाकिस्तान को जो जुग्राफिया मिला है वो होप की अल्टीमेट मकाम पर फाइज है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली भी और अदरवाइज भी पाकिस्तान जो है वो एक ब्लेस्ड कंट्री है। बल्कि उसमें मैं एक इजाफा थोड़ा सा आपकी, चूँकि वो वहाँ पे यही किया जा रहा है जो इस वक्त तक सामने आई है सूरत हाल, उसमें ये जिस तरह से हमने थर के मुख्तलिफ प्लाट्स बना के अलाट किए ना मुख्तलिफ मुल्कों को, मुख्तलिफ वहाँ पर सरमायाकारी के लिए कि जी आप अपने अपने करें, तो वो यहाँ पे भी यही कोशिश की जा रही है कि इस तरह का यहाँ पे बनाया जाए, बाकायदा प्लाटिंग इसकी हो और मुख्तलिफ मुल्कों को सरमायाकारी की दावत दी जाए वहाँ पे। अमजद इकबाल साहब, अगर हमारे यहाँ पर नेक नुमाइंदा हुकूमत आ जाए जो अवाम दोस्त हो, जो अवाम के लिए हो और जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए, तीन शर्तें, अवाम के वोटों से मुंतखब हो, अवाम में से हो, अवाम के लिए हो, तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन सकता है, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर। और उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान यूथ पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया का पहले नंबर का, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान की तकरीबन 55% आबादी, 62 मैंने सुना कि जो इस वक्त उस क्लास में है जो जॉब्स कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो ये दुनिया में पहले नंबर पे है कि जिनकी इतनी यूथ पॉपुलेशन है आबादी के अंदर। अच्छा, मैं एक जाते जाते आखिरी बात आपकी बात से ये कहना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत, और इसमें आपने एक चौथा पॉइंट जो छोड़ा था उसका मतलब कि इसमें जो ज़िम्मेदार इदारे हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी के और जिनके ऊपर लोग कहते भी हैं कि जिनको हम इतराज़ भी करते हैं, ऑब्जेक्शन भी करते हैं, लेकिन उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब तक तमाम इदारे, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो, चाहे अदलिया हो, मैं उसको भी कहता हूँ कि जी कि वो भी जब तक साथ नहीं मिलेंगी उस वक्त तक कोई भी हुकूमत हो वो कामयाबी के साथ चलना मुश्किल होता है उसका। ये तमाम लोगों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का अवाम के साथ मिलकर एक होना वो बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस तरह से जब अब आपने बात की कि पाकिस्तान के वसाइल की, उनको एक्सप्लोर करने की, उनसे फ़ायदा उठाने की, उसमें रुकावटें आती हैं, प्रोपेगेंडा भी होता है, लेकिन जब तक ये सारे मिलकर इकट्ठे होकर नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाबी मुश्किल है। और अभी आपने जो बात की मैं उस पर यही समझता हूँ कि इस वक्त हमें तमाम स्टेक होल्डर्स, कहीं कहीं छोटे छोटे, आपको पता है वो फॉल्ट लाइंस होती हैं, उनको छोड़ के
बाकी सब इकट्ठे नज़र आते हैं। हमें उसकी एक मिसाल SIFC है, मौजूद है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। बहुत सी प्लानिंग, बहुत सा वर्किंग वहाँ पे हो जाती है और उसमें तमाम इदारे, तमाम जमातें भी उसमें, सियासी स्टेक होल्डर जितने भी हैं, इस वक्त चारों सूबों में आप देखें मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, वो तमाम के तमाम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं जब कोई फ़ैसला साजी होती है। उसमें मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे भी होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे होते हैं, उसमें हुकूमत के लोग भी शामिल होते हैं, सारे शामिल होते हैं। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये आने वाला कल पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, बड़ा अच्छा होगा। तो फिर नाजरीन से हम इजाज़त लेते हैं पाशा साहब। तो नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मैंने जो आखिर पे बात की उसी को आखिरी बात आज की समझिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।